तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। कल हमने 4 डेरिवेशंस किए थे और आई थिंक सो कि चारों के चारों बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अच्छा, पहला क्या था बेटा अपन ने? बैंकिंग का क्लियर था। वो क्या है दोस्तों? v √r/g। अगर मैंने बैंकिंग को हटा के वहां पे कभी सिर्फ फ्रिक्शन कर दिया तो कन्वर्ट इनटू म्यू। क्लियर है? वो भी डिराइव किया अपन ने। ऐसे ही अपन ने एक देखा था, अपन ने बैंकिंग ऑफ रोड की जगह इंक्लाइनेशन ऑफ साइक्लिस्ट, मतलब जैसे वो थोड़ा टर्म हो जाता है ना, इंक्लाइन हो जाता है, तो उस केस में अपन ने लगाया था वहां पे, याद होगा आपको? सेम वही आया था। इसके बाद अपन ने यहाँ पे यूज किया था, याद होगा आपको कि अपन ने यूज किया था यहाँ पे बैंकिंग भी था एज वेल एज वहां पे फ्रिक्शन भी था। अब पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो बहुत ज्यादा स्पीड हो तो बाहर चला जाएगा, कम स्पीड हो तो इधर चला जाएगा। दोनों के लिए समझ में आ गया था। वो बाहर से अपन तो कुछ आया था उसका, जो अगर बाहर नहीं से ज्यादा से रोकना है तो उसका कुछ आया था अपना rg tan theta plus mu divided by 1 मीटर। क्लियर था क्या? और अगर मुझे बात करना हो कि भैया अगर अंदर से जाने से रोकना है तो फिर कितना होना चाहिए? बहुत बढ़िया। क्लियर है बेटा? सारी चीजें क्लियर थी। उसके बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डिफाइन किया था अपन, अच्छे से सीखा उसको, समझ में आ गया? तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगता है? एंड द सेंट्रीफ्यूगल अरे बस में अपन ने जितने भी डेरिवेशन किए उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचने के तरीके ढूंढे अपन, है ना? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बचने का एक तरीका है सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे बात समझ गए? तो आपने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सभी में यही कांसेप्ट है। और उसके बाद आपने और अगर देखा होगा तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आया था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आता है ये भी हमने पढ़ा है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है ना? डायरेक्शन वेरी कर रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहां से क्या आएगा? एक्सेलरेशन। यहां तक का क्लियर है सारे? चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भैया नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब इनके क्वेश्चन को सबसे पहले लिखिएगा, हॉरिजॉन्टल पेंडुलम। पेंडुलम तो जानते हो सभी, क्लियर है? हॉरिजॉन्टल पेंडुलम। हॉरिजॉन्टल पेंडुलम की अगर बात करूं तो यहाँ पे अपन एक तरह की बोन है हमारी, और ये इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रही है। क्लियर है? और ये जो रेडियस है यहाँ सेंटर से क्या है, ये रेडियस कितनी? r। क्लियर है बेटा? इसकी मास अपन m देते हैं। अच्छा, यहाँ पे रस्सी लग रहा है तो क्या यहाँ पे टेंशन नहीं होगा? यस। अरे हॉरिजॉन्टल समझ में आ रहा है? और यहाँ पर इस डायरेक्शन में ये कितना होगा बताओ जरा, कौन सा फोर्स रहेगा? कौन सा बताओ जरा? सेंट्रीफ्यूगल। अगर मैं बात करूं फॉर सर्कुलर इक्विलिब्रियम, अगर मैं सर्कुलर इक्विलिब्रियम की बात करूं तो यहाँ पे टेंशन किसके इक्वल होना चाहिए बताओ? अरे बात समझ में? तो यही बस इतना सा ही है कि इसमें अपन यहाँ पे t इक्वल टू mv² बाय r लगाना है। ठीक है? आसान है क्या बेटा? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो लिखिएगा इसी में, इसी का थ्योरी पार्ट लिखिएगा। इफ एनी पार्टिकल moving on circular track, if any particle moving on circular track, ये circular track पे मूव कर रहा है बेटा, moving on circular track in horizontal plane, then motion of the particle, then system of the particle is known as horizontal pendulum. देखो हॉरिजॉन्टल पेंडुलम का मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पे एक पेंडुलम लिया। पेंडुलम समझते हो बेटा? एक बोब लगा होता है, इसको बोब बोलते हैं,
और इस पे एक रस्सी बंधी होती थी, वो पेंडुलम है, जैसे आपने पहले पुराने जमाने में घड़ी आती थी उसमें इस तरह से वो करता था, याद है आपको? है ना, आप एक गोल बांध दो रस्सी से, वो भी क्या हो गया, पेंडुलम हो गया। तो अगर बात करें इस पेंडुलम को पकड़ के अपन हॉरिजॉन्टली अगर मोशन करा इस तरह से, तो यहाँ पर सीन क्या हो रहा है कि भैया ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन कर रहा है। अब यहाँ पे इधर की ओर टेंशन रहेगा, इधर की ओर क्या लगेगा, क्लियर है? दोनों को अपन इक्वल कर दिया, सिंपल है, तो बहुत आसान है। अब इसमें अपन प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू बैक टू बैक, तो आगे आते जाएगा। तो ऐसे हटा दो बेटा, अगला लिखेंगे। आज अपन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? तो बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, पेंडुलम है कोनिकल पेंडुलम। अब देखो कोनिकल पेंडुलम, यहाँ पर इस तरह का एक सरफेस से बता हुआ एक गोल है, इस तरह यहाँ पे इसको गोल होगा, ठीक? और ये बॉल इस तरह से मोशन कर रहा है, ठीक है बेटा? ये बॉल किस तरह से मोशन कर रहा है, इस तरह से, और ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, वो है रेडियस r। एरर का सिंपल क्लियर है? और ये एंगल बना रहा है हमारा यहाँ पे, मान लो समझ रहे हैं पॉइंट को, ठीक है? बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा मैं इसको, एक एक चीज यहाँ पे। ये इसे क्या बोलते हैं? अच्छा, कोनिकल यहाँ पे कोन नहीं बनेगा। आप किसी बॉल को बांधो रस्सी से, उसको इस तरह से घुमाओ तो इस तरह से मोशन करेगा। एक ये जो भी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, ये वाला पॉइंट इसका क्या है, ये सेंटर, इसको सी नाम देते हैं, इस बॉल को बी नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं। ये ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, कोन जैसा शेप बनेगा क्या इसका, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, कोनिकल पेंडुलम। अच्छा एक बात बताओ मुझे, नीचे कौन सा फोर्स देगा इसमें, बताओ? क्या बात है, इधर यहाँ पे बेटा टेंशन लगेगा क्या? अगर ये सेंटर के घूम रहा है, ये रेडियस r है, ये रस्सी की लंबाई l मान लेते हैं, तो रेडियस r है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, बात समझ में आ गई? बोलते हैं। अब यहाँ से अपन एक ऐसे डॉटेड लाइन बना दें, ठीक है? और इधर इस तरह से। अच्छा यार, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, ये t है, तो ऊपर डायरेक्शन में कौन सा लगेगा, बताओ यार? ये cos थीटा, t cos थीटा। आगे समझ, इसके परपेंडिकुलर ये sin थीटा लग रहा है। अच्छा, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले, तो यहाँ से t cos थीटा इक्वल टू कितना, mg। समझ में आ गया बेटा? समीशन ऑफ f y इक्वल 0 कर दिया, समीशन ऑफ f 0 करता हूं तो यहाँ पे बताओ t sin थीटा इक्वल टू कितना है, mg²। सॉरी, यहाँ पे t sin थीटा इक्वल टू mg² बाई r। ये तो क्लियर है बेटा? यस। कोई मसला आता है किसी को? अब यहाँ पे दोनों को अगर मैं ऐसा करूं कि इक्वेशन नंबर इसे 1 देते, इक्वेशन नंबर इसे 2 देते, और मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, कितना आ जाएगा बताओ जरा? t sin थीटा इज इक्वल टू mg² बाय r डिवाइडेड बाय mg। n से sin अपन cos कितना हो गया, tan थीटा हो गया क्या? tan थीटा इज इक्वल टू यस। ये फार्मूला देख के मुझे आपको कुछ कुछ याद आ रहा है। यस आएगा समझ में? लिख तो वही का वही देखो मैंने अपन कितने तरीके से किया, लेकिन हमेशा फार्मूला एज इट इज वही का वही आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं होगा बेटा, बाकी एज इट इज वही का वही है। तो इसे बोलते हैं अपन कोनिकल पेंडुलम। बात समझ में आ गई? तो लिखिएगा, इसको थोड़ी थोड़ी लिखिएगा, फिर इसको नोट कीजिएगा। लिखिएगा इफ एनी पार्टिकल which is suspended by a string and string is fixed to a point and string is fixed to a point। स्ट्रिंग को अपन ने देखो यहाँ पे बंधा हुआ किससे, टाइम किससे, पार्टिकल स्ट्रिंग से, और स्ट्रिंग कहाँ पे फिक्स्ड है बेटा, किसी पॉइंट पे आएगा समझ में।
यहाँ तक लिखने में if particle moving on circular track in horizontal plane, if particle moving on circular track in horizontal plane, then shape of the motion forms a pendulum. Shape of the motion forms a pendulum. यहाँ पे एक pendulum फॉर्म हो रहा है क्या, देखो जरा, ये एक तो फिक्स pendulum बन रहा है, ऐसे बोल, सॉरी कौन बन रहा है, shape of the motion forms a cone. क्या बोलते से, cone. क्या आपने बॉल बना रहा है क्या? Yes. मतलब जो मोशन का शेप है वो मतलब इस टाइप से मोशन कर रहा है, तो इससे क्या हमें एक किस टाइप का शेप मिल रहा है यहाँ पे, कौन टाइप मिल रहा है, फॉर्म से कौन आ रहा है समझ में. दिस मोशन ऑफ द पार्टिकल is known as conical pendulum motion. Is known as conical pendulum motion. इसकी वजह is known as conical pendulum motion. Known as conical pendulum motion. और आपको अब ये क्या करना है, इसको नोट करना है और फिर आपको यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो इसको नोट कीजिएगा बेटा. पहला क्वेश्चन टॉप क्लास का, फिर उससे छोटा, फिर से छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर से, मतलब अपना फॉर्मेट चलेगा, वेव की तरह चलेगा. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में बिल्कुल टॉप क्लास का जाओ. ये हो गया बेटा, सभी को हटा देना. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कमाल का है, आपको मजा आ जाएगा. तो क्वेश्चन ये है, लिखिएगा, a man of mass small m, a man of mass small m, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, is standing inside a cylindrical vessel. Standing inside a cylindrical vessel. Cylindrical vessel के अंदर खड़ा है. Cylindrical vessel of radius capital R. Of radius capital R. यहाँ का सीन क्लियर है? Yes. His back, बंदे का जो बैक है वो, his back is in contact with the wall of the cylinder. His back is in contact with the wall of the cylinder. मतलब एक बड़ा सा सिलेंडर है जिसकी रेडियस R है और उससे वो ऐसे सटा के ऐसे खड़ा हुआ है अपने बैक को. अरे भाई मेरी बात समझ में, अभी आगे का सीन क्लियर है. If frictional coefficient between his shirt and wall is mu. अब यहाँ पे जो उसके शर्ट और उसके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है, म्यू है. यहाँ तक का समझ में आ गया बेटा? यस. इज म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आई शर्ट है ना. देन what should be the angular speed of the cylindrical wall? Then what should be the angular speed of the cylindrical wall? For that man remains with the cylinder. For that man remains with the cylinder after remove the bottom part of the cylinder. Stay with the cylinder after remove the bottom part of the cylinder. The bottom part of the cylinder. अब देखो यहाँ पे पूरा सिनेरियो समझो आप. एक सिलेंड्रिकल वेसल था और सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर की साइड में से ऐसे ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे टच करके अपने बैक को, और सिलेंडर में घूम रहा है, तो क्या बंदा भी घूमेगा उसके साथ? अरे बस समझ. अब बंदा भी घूम रहा है. अब अपन ने क्या किया, वो वॉल भी घूम रही है. अब यहाँ पे क्या किया अपन ने कि नीचे जहाँ पे उसके पैर टच थे उसको हटा दिया
वो नीचे गिर गया, मतलब वो जो बॉटम में जो पेयर रहते हैं वो नीचे गिर गया। अब क्या ये तो ऐसा सटा सटा रह गया इसके साथ, तो अपने को ये निकालना है कि उसकी एंगुलर स्पीड क्या होनी चाहिए उस सिलेंड्रिकल वेसल के, मतलब जो उसके बॉल की, कि वो बंदा नीचे ना गिरे, क्योंकि नीचे गिरेगा तो नीचे नीचे कोई कौन खींचेगा उसको, है जी, तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन। अरे ऊपर से फ्रिक्शन बन जाएगा ना, आने का समझ में, तो ट्राई कीजिएगा फिर हम बताएंगे। यार यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेटा ये जो सिलेंड्रिकल वाले से घूम रही है और इससे ये बंदा सटा हुआ है। अच्छा, इसको नीचे की ओर खींचने वाला कौन सा फोर्स होगा, मतलब फोर्स होगा mg, तो उसको बचा के रखने के लिए ऊपर इससे क्या फ्रिक्शन हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब यहाँ से ये अगर किसी ओमेगा से, सपोज करो अपन ओमेगा से घूम रहा है, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा बताओ जरा, ये लगेगा क्या। अच्छा, अब ये इसका बेस इससे टच है, तो जहां पे कांटेक्ट में रहता है तो उससे उसके परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स लगा हुआ है, नॉर्मल। यहां तक का सीन क्लियर है, और तो कोई फोर्स लगेगा। अब तो यार अगर ये ओमेगा बढ़ाएंगे तो नॉर्मल बढ़ेगा, नॉर्मल बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ाएंगे तो वो mg को अपोज करेगा। अरे बात समझ लीजिए, mg इसको क्या करेगा, नीचे गिरा देगा। मेरी बात समझ आ गई। चलिए, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, F इक्वल टू कितना हो जाएगा mg। चलिए यहाँ पे राइट वाले फोर्स बराबर लेफ्ट वाले फोर्स, n इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ जरा, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक का सेम क्लियर है बेटा, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, फ्रिक्शन को अपन म्यू इनटू n कर सकते हैं क्या, mg, और यहाँ से n की वैल्यू आप पुट कर दो। मैं याद है ना, फ्रिक्शन को क्या कर दिया अपन, म्यू इनटू n, यहाँ से n की वैल्यू पुट करें तो म्यू मल्टीप्लाई m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू mg, m से m कैंसिल करवा दो, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर r म्यू r इज इक्वल टू g। इस म्यू r को नीचे भेज दो क्या बेटा, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा g अपॉन म्यू r, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, g अपॉन, दोनों साइड अंडर रूट ले लिया मैंने, समझ में आ गया। यस सर, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ऑलमोस्ट सभी का आ गया था ये। यस सर, ये बहुत बढ़िया बेटा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, तो लिखिएगा क्वेश्चन। A particle of mass small m, क्वेश्चन नंबर 6, और ये चल रहा है अपना प्रैक्टिस टाइम। A particle of mass small m moving inside a cylinder, sorry, inside a cone, पहले सिलेंडर था। A particle of mass m moving inside a cone with the speed of v, the speed of v, मतलब ये v स्पीड से इसके अंदर घूम रहा है। अरे बात समझ में। If angle of the cone is theta, एंगल कितना है बेटा, थीटा, then find maximum height reached by the particle। इसको अगर अपन स्मॉल h मान ले तो ये कितनी हाइट तक रीच करेगा। देखो यहाँ पे आपको एक इसका बेसिक को देता हूं मैं फंडा, ये एंगल थीटा है बेटा, इसका मास क्या है m, और इसकी स्पीड क्या है v स्पीड से घूम रहा है। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे जो भी गिवन डाटा अपना मास तो अपना कितना दे रखा है m, स्पीड कितनी दे रखी है v, है ना, और एंगल कितना दे रखा है थीटा, ठीक। और यहाँ पे अपने को निकालना है कि h क्या होगा। देखो एक आपने जैसे मान लो कि आप इसको बकेट ले लो, मान लो बकेट मान लो, ठीक। आप एक छोटी सी कार आती है खिलौने की, जैसे अपन ऐसे चाबी भरते हैं और फिर इसको छोड़ देते तो ऐसे घूमती है। तो अपन अगर एक जो सिलेंड्रिकल या कुछ भी ले लें, मतलब इस टाइप का बकेट टाइप, उसके अंदर अपन उस कार को छोड़ दें तो एक स्पीड एक हाइट तक आएगी, उसके बाद वापस नीचे गिर जाएगी। अरे बात समझे। और मतलब एक कांस्टेंट स्पीड में करके एक पार्टिकल को नीचे छोड़ दो तो वो ऐसे मोशन करेगा। आपने देखा होगा यार, एक डेथ बेल होता था, डेथ बेल मौत का कुआं बोलते हैं, उसे बंदा बाइक चलाता है। अब अच्छा, अगर उसे थोड़ी हाइट तक तो अपनी स्पीड को बूस्ट करता है क्या? अगर वो स्पीड को उस हाइट पे जाकर स्पीड को वो स्लो कर ले, बंदा कहां पहुंचेगा? अरे बस नीचे गिरने लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई आता है। तो अपने को क्या किया कि एक स्पीड दे दी अपन ने, कांस्टेंट स्पीड, और इसको अपन ने इसके अंदर छोड़ दिया, बस पटक दिया। अरे बस
एक और यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, देयर इज अ स्मूथ सरफेस इनसाइड द, देयर इज अ स्मूथ सरफेस इनसाइड द कोन, मतलब इसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। मैंने एक बार यहाँ पे कर दी, तो चलिए आप इसको नोट कीजिएगा, फिर हम स्क्रीन लिखिएगा, फिर हम बचते हैं बता देंगे। मैंने दे रखा है, इसका एंगल दे रखा है और इसकी स्पीड भी दे रखी है, ठीक है। अब ये मान लो हमने गोल एक स्पीड दे दी उसको हॉरिजॉन्टली, मतलब इस तरह से, तो उसको यहाँ पे छोड़ दिया एक स्पीड, तो इस तरह से घूमेगा वो एक हाइट तक आने के बाद, क्योंकि अब वो इससे ज्यादा यहाँ पर और ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अगर बहुत ज्यादा स्पीड होती तो फिर ये क्या चल जाता है, बाहर निकल जाता है। अरे बात समझ। अब मान लो कि ये हाइट जो अपन ने क्या मान ली यहाँ पे, चलिए मैंने बोला कि सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है और वो है अरे बात समझ। यहाँ पे एमपी लग रहा है। अच्छा इधर कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ? एमपी स्क्वायर बाय आर लग रहा है। इसको मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, ये रेडियस है, इसको अपन बाद में इसको एलिमिनेट करते हैं। अरे मेरी बात समझ बेटा। अच्छा एक बात बताओ ना, इधर इसके परपेंडिकुलर इधर नॉर्मल रहेगा। अरे मेरी बात समझ में। अब अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये थीटा, ये 90, ये कितना हो जाएगा? 90 ये 90, ये 90 हो जाएगा, ये और ये है ना परपेंडिकुलर है सर। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये अगेन क्या हो जाएगा? अरे मेरी बात समझ में। थीटा ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो अगेन थीटा। अच्छा n लग रहा है इधर, तो थीटा के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वो क्या होता है बताओ? n cos थीटा। इसके ऊपर की ओर जो आता है वो क्या होता है बताओ? ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स। तो यहाँ पे n sin थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे mg हो जाएगा, और ऐसे ही n cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? mv स्क्वायर बाय हाफ। यहाँ तक का सिंपल है। अब लोग सोचेंगे भैया यहाँ तो हाइट पूछी, तो हाइट कहाँ से आएगी? अरे बात समझ में। अब ये हाइट कहाँ से आएगी? अपने पास तो यहाँ पे हाइट का तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब देखो एक बात बताऊं, अच्छा ये वाली डिस्टेंस r है क्या? ये वाली क्या है? h है। ये एंगल थीटा दे रखा है, थीटा के सामने देखो परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलेंगे। अच्छा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा होता है क्या? परपेंडिकुलर कितनी बताओ जरा? हाँ बेस h tan थीटा। तो जहां पर भी r उसकी जगह में क्या है, यहाँ पे h tan थीटा रख दूं क्या? क्या रख दूं मैं? h tan थीटा। चलिए पहले तो ये वाला कांसेप्ट आ गया अपना क्लियर। अब क्या करूंगा, इनको डिवाइड कर दो। इस इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर यहां पे tan थीटा निकाल देते हैं। कितना हो जाएगा बेटा बताओ यार? tan थीटा अपॉन cos दोनों डिवाइड कर दो, डायरेक्ट लिख दो tan थीटा इज इक्वल टू ऊपर mg आ गया, नीचे क्या हो रहा है mv स्क्वायर बाय h tan थीटा। आएगा समझ में? ये r कहां चला जाएगा? ऊपर। तो r इनटू g rg v स्क्वायर tan थीटा। यहां तक का सिर्फ क्लियर है? कोई मसला किसी को? अब देखो यहाँ पे इसको v स्क्वायर को इधर ले जाए अपन, तो कितना हो जाएगा? v स्क्वायर tan थीटा इज इक्वल टू rg। अच्छा इधर r की जगह क्या लिख सकता हूं बताओ जरा? h tan थीटा लिख सकते हैं क्या? इनटू g v स्क्वायर tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा इस g को नीचे ले आए, तो यहाँ पे hg इक्वल टू v स्क्वायर, तो यहाँ पे h। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे तो tan थीटा थीटा की भी जरूरत नहीं पड़ी, किस हाइट तक जाएगा ये? v स्क्वायर बाय। अरे बात समझ में। देखो सिर्फ स्पीड की जरूरत पड़ी है कि मैं सिर्फ स्पीड दे दूं तो भी मुझे पता चल जाएगा कि ये किस हाइट तक ऊपर जाएगा। यहाँ पे थीटा की भी रिक्वायरमेंट थी क्या? नहीं, सिर्फ मान लिया। क्लियर है बेटा? तो अगर आपको अब बोला जाए कि किसी भी कोन के अंदर मैं किसी v स्पीड से मूव करते हुए पार्टिकल को छोड़ दूं तो वो किस हाइट तक ऊपर जा सकता है? अरे बात समझ में। मैंने बोला कि उसकी स्पीड है वो है यहाँ पे हमारी 20 मीटर पर सेकंड, तो कितनी मीटर तक जा सकता हो? 20 का स्क्वायर 400 बाय 10 40 है ना, मतलब 40 मीटर तक ऊपर। अगर आप भी 20 मीटर पर सेकंड की, मतलब काफी ज्यादा होती है 20 मीटर पर सेकंड, उसकी स्पीड से भागो एक कोन में, तो आप कितनी हाइट तक ऊपर जा पाओगे? 40 मीटर तक। बात समझ में आ गई? चलिए तो ये नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ अलग दुनिया का कहते हैं, मतलब बहुत ही प्यारा। एक बात बताओ, आपने एक टर्निंग टेबल सुने हो अभी? टर्निंग टेबल मतलब जैसा आपने मूवीज वगैरह में देखते हो कि एक टेबल होती है डाइनिंग टेबल टाइप, जैसे मतलब जो बंदे यहाँ पे खाना खाते हैं बेटे, और एक रिमोट होता है, रिमोट चलाते हैं तो वो जो घूमते जाते हैं उठते, मतलब वो टेबल घूमती है ताकि मतलब तभी सभी के पास खाना पहुंच जाए। अरे बात समझ। तो अगर मतलब टर्निंग टेबल मतलब वो एक टेबल इस तरह से घूम रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, क्या है पहले क्वेश्चन का।
एक टेबल है सर्कुलर टाइप, आने बात समझ में, और इस टेबल के एक साइड पे टनल बनी हुई है। टनल जानते हो? करवा दो इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन एकदम, और नहीं भी बनता है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यार एक बात बताओ यार, यहाँ से डिस्टेंस जो है ये मान लेते हैं, ये वैल्यू L है, ठीक है, क्लियर है बेटा? अब क्या होता है, यहां से किसी डिस्टेंस पर, ये यहां पर एक छोटा सा अपन ने एक मार्बल रख दिया, और ये जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल है, कितनी है? स्मॉल है, और ये जो टर्निंग टेबल है ये कंटिन्यूअसली ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है। आ रही बात समझ? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक टर्निंग टेबल थी, इसके पीछे अंदर अपन एक टनल बना दी, और टनल के अंदर और ये क्या, ये घूम रही है, और एक मार्बल अपन ने इसके अंदर से प्लेस कर दिया। अभी मार्बल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, कहां जाएगा मार्बल? आएगा समझ में? और यहां पर तो आपको ये निकालना है कि अगर यहाँ पे इसकी स्पीड 0 है, ठीक है, तो जब ये यहाँ से बाहर आएगा तो किस रफ्तार से बाहर आएगा, मतलब अपन ने बिल्कुल ऐसे मतलब बहुत ही आराम से इसको प्लेस किया है कि अभी इनिशियली इसकी स्पीड क्या है? 0। तो जब ये यहाँ से बाहर आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, अपने को ट्राई करने की कोशिश करोगे क्या? लीजिएगा जरा, एक टर्निंग टेबल ऑफ रेडियस कैपिटल L rotates, so is rotating with the angular speed omega. इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है यहाँ पे? ओमेगा। आ रही बात समझ में? A turning table of radius capital L is rotating with the angular speed omega. Okay? ठीक है, आगे लिखिएगा। A fine tunnel, smooth लिख लीजिए, a fine smooth tunnel along its radius, समझ में आ गया बेटा? रेडियस मतलब समझ में आ गया यहाँ पे? along its radius, यहाँ का क्लियर है? if we put a small marble at a distance small l from the center, अपन ने बड़े जेंटली पुट किया इसको, जेंटली मतलब समझते हो, बड़े आराम से, है ना? if you gently put a marble कहां पर? at smaller distance from the center, then find the speed of the marble when it left table, जब ये टेबल को यहाँ से छोड़ेगा तो ये किस स्पीड से यहाँ से बाहर निकलेगा। आ रही बात समझ में? चलिए गेट रेडी। पहली बात तो ये कि बड़ा ही टॉप क्लास क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का भी अपना एक क्लास है अलग। अब इसमें ये सोचना है आपको कि अगर अपन ने जेंटली पुट किया तो इस पे यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है, जिस वजह से बाहर को जाना कोशिश करेगा, और यहाँ फाइनली यहाँ से क्या निकल जाएगा? बाहर। किसी टाइम पे समझो कि ये जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है, ठीक है, किसी टाइम t पर ये पार्टिकल यहाँ पर है, और इसकी सेंटर से डिस्टेंस अपन ने मान ली x है। कितनी डिस्टेंस है भैया सेंटर से? इसकी x डिस्टेंस है। आ रही बात समझ में? और इसकी स्पीड कुछ होगी, यहाँ पे v मान लेते हैं, v जो भी है, पॉइंट पे स्पीड होगी इसकी। अच्छा, तो इस वाले पॉइंट पर इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा बताओ जरा? F = m ओमेगा स्क्वायर x। कितना लगेगा क्या बेटा? अरे यार ओमेगा से घूम रहा है, ये यहाँ से सेंटर से एक डिस्टेंस पे, तो अब इसकी रेडियस क्या है? x ही हुई, इतना फोर्स देगा। आएगा समझ में? अभी इधर तो जाएगा, अभी मोशन करो तो क्या स्पीड बढ़ रही है क्या इसकी? x से बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी तो क्या पे एक्सेलरेशन होगा क्या? तो हम किसी भी फोर्स को
यहाँ पे F इक्वल टू ma लिख सकते हैं क्या, बताओ जरा। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्योंकि अगर मान लो इधर इसका एक्सेलरेशन a है तो इधर के एक्स फोर्स लगेगा इस पे ma, आ रही बात समझ में? या फिर आपको इतना भी करने की जरूरत क्योंकि हम किसी फोर्स को क्या लिख सकते हैं m इनटू, नहीं मेरी बात समझ में आ गई? चलिए m से m क्या हो गया, तो a बराबर कितना है, यस यही कुछ आया। अच्छा एक्सेलरेशन को मैं dv अपॉन dt लिख सकता हूं क्या, यस ओमेगा स्क्वायर, कोई मसला याद है? अब यहाँ पे जो अपने पास dv अपॉन dt है ये आया है ना ओमेगा स्क्वायर x, अगर मैं यहाँ dx से मल्टीप्लाई करूं क्योंकि मेरे पास तो x है यहाँ पे और dx से डिवाइड करूं कोई फर्क पड़ेगा क्या? dx से dx वापस कैंसिल कर देंगे, वन ही हो जाता है। आ रही बात समझ में? नहीं आया समझ में? ये dx से मल्टीप्लाई करते dt डिवाइड, कोई मसला नहीं है यहाँ पे, चलिए भैया। अच्छा ये बताओ dx अपॉन dt, dx ऊपर वाले dx अपॉन dt क्या ये स्पीड वेलोसिटी होता है, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन dt क्या होता है v, ऊपर क्या बचा है dv, नीचे क्या बचा dx इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, ऐसे ही कुछ है। इसको dx को इधर पहुंचाएं तो v dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x dx। अब देखो जरा, जब x यहाँ पर स्मॉल l होता है, x कितना हो जाए, देखो यहाँ पे कहां पुट किया, x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो सकती है, x मिनिमम अपन ने यहाँ पे स्मॉल l पे पुट किया और मैक्सिमम कितनी हो सकती है x की वैल्यू कैपिटल l। आ रही बात समझ में? जब अपन ने इसको स्मॉल l पे पुट किया तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी है अपन ने, 0। आ रही बात समझ में? और जब ये यहाँ पर इसको छोड़ता है तो कितना डिस्टेंस है, x कितना होता है बताओ जरा, कैपिटल l, और तब इसकी स्पीड मान लो क्या हो जाती है v। यही v तो निकाल दिया हमने कि जब यहाँ पे ये x कितना हो जाए, कैपिटल L हो जाए। देखो तो यहाँ पे स्मॉल l है क्या, बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, जब ये यहाँ पे इसके एंड तक पहुंच जाएगा तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, कैपिटल L के बराबर हो जाएगी, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, उधर लेगा बाहर। तो जब ये यहाँ पर पहुंच जाता है तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाती है सेंटर से, कैपिटल L। बात समझ में आ गई? और उस टाइम मान लो वेलोसिटी क्या मान लिया हमने, और यही v तो अपने को निकालना है। चलिए v dv क्या हो जाएगा बताओ जरा, इंटीग्रेशन सबको पता है, v स्क्वायर बाय 0 से लेके v तक। ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट कोई मतलब नहीं, x का करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2, स्मॉल l से लेके तो कैपिटल L। समझ में आ गया बेटा? यस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v स्क्वायर बाय 2 0 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर तो एट इज सही। अच्छा ऊपर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, l स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर रखेंगे तो स्मॉल l स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कैपिटल L स्क्वायर माइनस इसको, ये 2 को एलसीएम ले लो, यहां से लेके ले लो, हां 2 से 2 क्या हो गया, दोनों साइड अंडर रूट ले लो, तो v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पे कितना हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट l स्क्वायर माइनस, ये यहां पे आ गया अपना आंसर। आपको लगा नहीं कि ये टॉप क्लास क्वेश्चन है, मतलब थिंकिंग देखो यहाँ पे बंदे ने जेंटली बस स्मॉल एंड डिस्टेंस पे रखा है, तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है जीरो, आगे जैसे बढ़ता जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, वहां से निकलेगा तो कुछ मान लीजिए स्पीड की, तो मैंने यहाँ फोर्स इक्वल कितना लिखा है, जिसमें डिस्टेंस पे कितना लग गया, क्या हो गया इसमें, एक को क्या लिखा dv अपॉन dt, dx से मल्टीप्लाई dx से dx अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं, ऊपर बन गया dv, नीचे बन गया dx, dx को कहां ले गए, जब ये स्मॉल l पे, जब ये स्मॉल l पे, जब ये x जो स्मॉल l पे, यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी क्या है ना, यही तो बोला है, लेकिन जब ये यहाँ से निकलता है, मतलब जब ये कैपिटल में हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या मान लेते हैं अपन, जब स्मॉल l है कैपिटल L, दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन के बाद बस वैल्यूज पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन अपन, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये फ्रिक्शन का एक छोटा सा पार्ट है जिसे बोलते हैं हम ब्लॉक सिस्टम, ब्लॉक सिस्टम बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये ब्लॉक सिस्टम। पहले हम बड़ा ही सिंपल सा तरीके से हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे, जैसे मान लो एक ब्लॉक है, इसको हमने कैपिटल एम लिया, इसके ऊपर हमने स्मॉल एम लिया, ठीक, समझ एप्लीकेशन को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिया, यहाँ पे इन दोनों के बीच का कितना दे रखा बेटा, मैक्सिमम नीट या जेईई मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है, दो ब्लॉक वाला, तीसरे का भी आएगा तो भी हम कर लेंगे। मान लो इसमें एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आ रही बात समझ,
अच्छा अगर इस एफ से इसको खींचेंगे अपन तो जैसे एफ तो कुछ एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो शूडो फोर्स कहां लगेगा? उधर। तो मतलब ये ब्लॉक के इधर पीछे की ओर खिसकने की कोशिश करेगा, तो इस वाले पे जो फ्रिक्शन कहां लगेगा? इधर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो जाएगा। आ रही बात समझ में? कौन सा फोर्स अप्लाई हो जाएगा? फ्रिक्शन। और वो किसके बराबर रहेगा? ma के बराबर। अब यहाँ पे अगर इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, अब यहाँ पे अपन ने इसको F की वैल्यू को अपन यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब बढ़ाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या इधर इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। अगर इधर जो यहाँ पे इसकी ma की वैल्यू इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हुई, लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब होता है, आप लोगों को पता होगा है F लिमिटिंग जो होता है वो होता है बेटा म्यू इनटू n। आ रही बात समझ में? म्यू इनटू n पढ़ा है क्या हमने? म्यू इनटू n। म्यू यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है और n क्या है यहाँ पे? नॉर्मल। जैसे मान लो एक बात बताओ, वापस से रिवर्स जाओ, दो ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, एक बार ये समझ में आ जाएगा तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं आएगा तो भी फिर प्रॉब्लम है, लेकिन समझ लीजिएगा एक बार इसमें। एक अपन ने इस पे फोर्स लगाया, अगर ये फोर्स करता हूं तो इन दोनों पे एक्सेलरेशन कहां लग रहा है? पीछे की ओर लग रहा है। ये ब्लॉक इसके ऊपर है तो इस पे सूडो फोर्स अप्लाई होने लग गया है, कितना? m इनटू ये m इसको इधर धकाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां पे जैसे इधर गए तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लग गया। आ रही बात समझ में? अगर इस स्मॉल लेवल m पर है ना, फॉर स्मॉल m मतलब स्मॉल m ब्लॉक जो भी है, तो इस ब्लॉक के लिए अगर इसे लगने वाला ये शूडो फोर्स ma है, ma अगर लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मतलब इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये छोटा है, तो फिर क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये अभी तो इसके रिलेटिवली तो मोशन करेगा ही, तो बोथ विल मूव टुगेदर। क्या करेंगे? ये दोनों ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि किसी भी एक ब्लॉक पर लगने वाला सिस्टम, सॉरी एक ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर कम है तो दोनों क्या करेंगे? साथ में मोशन करेंगे। और यहाँ पे इफ ma यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाए तो अब क्या हो जाएगा? सेपरेटली मूव करेंगे। a पे बहुत ज्यादा हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन को तो क्रॉस कर जाएगा, अब ये कहां है? पीछे सेपरेटली मूव करेगा। अरे बस दे विल सेपरेट टू ईच अदर। अरे बस दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। अरे बस तो पहली कंडीशन यहां पे लिखते हैं कि अगर यहां पर पहली कंडीशन की स्मॉल m के लिए अगर मैं बात करूं कि f की अगर मैं बात करूं, अगर दोनों बोथ मूव्स टुगेदर, अगर ये दोनों साथ में चले तो उस केस में क्या सीन होता है? देखो दोनों साथ में चले तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है इनमें बताओ मेरा? f। अरे एक सिंगल फोर्स लगा है ना अभी। अच्छा दोनों तो टोटल मास कितना है बताओ जरा? एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताओ जरा? आ रही बात समझ में? इसको अच्छा यहाँ पे f डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर अगर दोनों में क्या हो जाए कि अब यहाँ पे क्या हो जाए सीन की भैया ये f की वैल्यू बढ़ाते जाए तो f की वैल्यू जाते m बढ़ जाएगा। अगर दोनों, अगर इनकी सेपरेट मोशन, सेपरेट मोशन का मतलब समझ में आ गया कि दोनों क्या चले? अलग अलग चले। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाला समझ में आ गया होगा आपको कि दोनों साथ में चलेंगे तो क्या करेंगे अपन? इस तरह से अपन लिख सकते हैं क्या? क्लियर है? अभी एक दो क्वेश्चंस पे अपन प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर मतलब फिर ये इजी हो जाएगा। अगर सेपरेट मोशन तो फिर क्या करेंगे? अगर सेपरेट मोशन होती है तो फिर अपन इनका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अच्छा इस पे इधर फ्रिक्शन लग रहा है तो इधर इस पे भी इधर लगेगा क्या? अगर दो चीजें हैं, ये रेड है अगर ब्लू है, आएगा समझ में? ये इधर मोशन कर रही है, ये रेड इधर कर रही है, ब्लू इधर जा रही है, तो ब्लू पे फ्रिक्शन उधर लगेगा और रेड पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू मोशन। अब ये यहाँ पे इसके सेपरेटली इधर मूव करते, इस वाले छोटे वाले पे इधर लगेगा तो बड़े वाले पे कहां लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल M का यहाँ पर ये बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे कैपिटल M का फिगर लगाया, इधर के इसमें फोर्स लग रहा है बताओ जरा? अरे बात समझ में? अच्छा इस पे इधर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन। और यहाँ पे इसका मान लेते हैं ये Ma1, क्या है बेटा ये? Ma1। बात समझ में आ गई मेरी? तो बेटा यहाँ पे Ma1, तो यहाँ पर इधर वाले फोर्स बराबर है अच्छा इसके लिए फ्रिक्शन, तो यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू इनटू m होता है।
अरे बस समझ में इस सरफेस के लिए यहाँ पे नीचे क्या लगेगा बताओ जरा, mg लगेगा क्या? बहुत बढ़िया आउटस्टैंडिंग। इस पे नीचे क्या लगेगा? mg। ऊपर क्या लगेगा? तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू म्यू इनटू n होती है, तो म्यू इनटू n किसके बराबर हो जाएगा? म्यू मिल जाएगा। अरे बात समझ में? तो इधर फ्रिक्शन प्लस ma1, तो फ्रिक्शन है, अभी अपन वैल्यू देंगे तो ये और इजी हो जाएगा, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स करके हो रहा है। तो ये कितना बेटा म्यू हो जाएगा क्या? प्लस m इसको इधर ले जाएं तो यहाँ पे a1 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ f माइनस म्यू mg डिवाइडेड बाय कैपिटल। बात समझ में आ गया? वैसे ही अपन यहाँ पे स्मॉल ब्लॉक का बनाएंगे तो स्मॉल ब्लॉक सिर्फ यहाँ पे एक फ्रिक्शन ही लग रहा है, अरे समझ, और इधर लगेगा यहाँ पे जो भी m है, तो यहाँ पे m इक्वल टू यहाँ पे म्यू mg हो जाएगा, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे m से m इसको a2 मान लेते हैं, तो a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्लियर है? इसको नोट कर लीजिएगा फिर आप आगे बढ़िया। तो अब देखो यार यहाँ पे हमें इसमें एक प्रॉब्लम देते हैं। अभी तक ये थोड़ा सा आपको mm लिखा है इसलिए, तो मान लो एक यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक है और एक यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक। अरे बात समझ? अब इस पर मैं एक फोर्स लगाता हूँ यहाँ पे 5 न्यूटन। कितना लगाता हूँ बेटा? 5 न्यूटन। और यहाँ पे ये जो है ये एक्चुअली दे रखा है यहाँ पे 0.2, इसके म्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या है? इस वाले सरफेस पे 0.2, और ये वाले सरफेस के साथ कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये वाला बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल 0, मतलब इस सरफेस का क्या है 0 और ऊपर वाले सरफेस का क्या है 0.2। अरे बात समझ में? चलिए सबसे पहला हमारा टारगेट होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है। क्या टारगेट होना चाहिए? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है। चलिए अभी देखते हैं अपन। सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन इस वाले सरफेस, इस वाले पे कोई फ्रिक्शन लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि स्मूथ है। इस वाले पे लग रहा है, चलो इस वाले सरफेस पे नॉर्मल कितना लग रहा है वो देखते हैं अपन। ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा है क्या? नीचे की ओर क्या लग रहा है बताओ जरा? 5d लगेगा, तो नॉर्मल इक्वल टू कितना लग रहा है यहाँ पे? इस वाले का फ्री है, क्योंकि यही सरफेस पे तो ये ऊपर वाला इतना तो आप लोग रखा है खाली, ऊपर वाले फोर्स बराबर है, तो नॉर्मल इक्वल टू हो गया अपना 5d। अच्छा हम जानते हैं f लिमिटिंग बराबर होता है म्यू इनटू म्यू कितना दे रखा है बेटा? n कितना दे रखा है? f लिमिटिंग, तो 0.2 इनटू ये 50 कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा क्या? अब भैया f लिमिटिंग तो यहाँ पे 10 न्यूटन, यहाँ पे f लिमिटिंग कितना? जैसे ये इसको अपन इधर फोर्स लगा तो इस वाले ब्लॉक को क्या इधर इधर मोशन करना शुरू करेगा, तो इस वाले ब्लॉक पे कितना लगेगा इधर, है ना? वो भी कितना 10 न्यूटन। अब यार यहाँ पे जो देखो जरा कि इस ब्लॉक पे जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है? F अप्लाई जो दे रखा है वो तो कितना 5 न्यूटन दे रखा है, तो ये जो F अप्लाई ये लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है क्या? देखो जरा, आ रही बात समझ में? अच्छा लिमिटिंग फ्रिक्शन आपने देखो वो जरा इमेजिन करो, एक बॉक्स रखा है बड़ा सा, उसके ऊपर एक और छोटा बॉक्स रखा है और ऊपर वाले बॉक्स को आपने रस्से से बांध दिया और ऐसा पर उसको खींच रहे हैं, ठीक है? खींच रहे हैं तो क्या अपन दोनों को साथ में खींच के भी ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं, बस उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। कम फ्रिक्शन रहेगा तो क्या वो रिलेटिव मोशन थोड़ी दूर तो चलेगा बड़ा ब्लॉक, लेकिन उसके बाद वो सेपरेट हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन फ्रिक्शन सफिशिएंट अगर फ्रिक्शन रहा तो क्या दोनों को हम साथ में ऐसे खींच के ले जा सकते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पे क्या देखो फ्रिक्शन ज्यादा आ रहा है, फ्रिक्शन ज्यादा आ रहा है तो दोनों ये कैसे चलेंगे बताओ जरा? साथ में चलेंगे। कैसे चलेंगे? साथ में चलेंगे। तो बोथ विल मूव टुगेदर। क्या क्या लिखोगे आप? बोथ विल मूव टुगेदर। अगर F लिमिटिंग ज्यादा आ जाएगा तो क्या करेंगे? दोनों साथ में चलेंगे। चलिए दोनों का एक्सप्रेशन निकालते हैं हम। टोटल फोर्स कितना लग रहा है बताओ जरा? F5 m1 प्लस m2 मान लेते हैं, ऐसे ही होता है क्या? तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है बताओ जरा? 5 दोनों जोड़े तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 10 आ रही बात समझ में? एक्सप्रेशन है तो a इक्वल टू आ जाएगा 5/15 कितना हो जाएगा बेटा? तो ये 1/3 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। अच्छे से? यस। चलिए पहले इसको नोट कीजिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखो यार, अब यहाँ पे बेटा क्या हो गया कि अभी यहाँ देखा था कि भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 10 न्यूटन है। कैसे निकाला था? म्यू इनटू mg से 10 न्यूटन। तो इसको इसके ऊपर ब्लॉक के तो अपन ये खींचेंगे तो अपन तो 5 न्यूटन लगा रहे हैं, लेकिन इस पे इधर मैक्सिमम इसको जब तक ये इससे अलग नहीं होगा जब तक कितना फोर्स नहीं लगा 10 न्यूटन।
तो अगर ये इससे अलग ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके बीच का मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन ही कितना है 10 न्यूटन है, लेकिन अपन कितना लगा रहे हैं 5 लगा रहे हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे साथ में चलेंगे क्या? आ रही बात समझ में? तो ये दोनों अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। बात समझ में आ गई? अब अपन ने इनकी दोस्ती तोड़वाने के लिए और भी दूसरी चाल चली, और दूसरी चाल ये चली कि हमने इसको और भी ज्यादा फोर्स लगाया कि आजा बेटा। अब अपन ने क्या लगा दिया 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। क्लियर है बेटा? अब 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब क्या इनकी दोस्ती कमजोर हो जाएगी यहाँ पे? क्यों कमजोर हो जाएगी? दोस्ती के लिए कितने चाहिए 10 न्यूटन, अपन ने कितना लगा दिया 15। ये बात समझ में आ गई? अब इनकी दोस्ती अपने को अपन कमजोर करते हैं कैसे? इनको हटा दो बेटा मैं। अब इनको क्या करेंगे भैया कि अब अगर मैंने लगा दिया कि मुझे यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन एज इट इज वाई का इक्वेशन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है 10 न्यूटन, लेकिन ये बेचारा लेस हो गया अप्लाइड फोर्स। अरे बात समझ में? अप्लाइड फोर्स से ये लेस हो गया। अब देखा जाए तो भैया अब ये अप्लाइड फोर्स तो 15 है, ये तो 10, तो अब ये अलग अलग चलेंगे। अलग अलग चलेंगे तो कोई भी अपने को दिमाग लगाने की जरूरत है, अपने पास सीमेंट तो भैया ठीक है, मैं तेरा अलग फ्री बोर्ड डायग्राम बनाता हूं, तेरा अलग बना देता हूं। पहले ऊपर वाले भाई साहब को देखते हैं हम। ऊपर वाले भाई साहब पे, अच्छा ऊपर वाले भाई साहब पे इधर जा रहे हैं, तो ऊपर वाले भाई साहब को फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे ना, ये छोटे वाले कहां लगेगा? इधर लगेगा। चलिए इसको बनाते हैं हम। इस कौन से वाले भाई साहब है अपने 5 इधर। आप ही बताओगे कितना न्यूटन? 50 न्यूटन। आ रही बात समझ में? इधर फ्रिक्शन लग रहा है, और फ्रिक्शन आप किसके बराबर है? लिमिटिंग के बराबर हो गया, कितने न्यूटन? आ रही बात समझ में? इधर इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन a1 मानते हैं, इधर ही आएगा ना, तो शूडो फोर्स कहां लगेगा? कितना? इधर वाले फोर्स बराबर इधर वाले फोर्स, तो 5a1 + 10 = 15। 10 को इधर लेंगे तो 15 - 10 कितना हो जाएगा? 5। बात समझ में आ गई? तो a1 = 5/5 कितना? 1 मीटर/सेकंड²। बात समझ में आ गई? यस। ये तो अपन ने फर्स्ट का एफबीडी बनाया, एफबीडी ऑफ 5 kg। अब अपन बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 10 kg। 10 kg वाले का एफबीडी बना, तो 10 kg यहां पे रखा हुआ है। अच्छा 10 kg इधर जा रहा है भैया, इसे इस मासूम को तो सिर्फ इकलौता फोर्स लगेगा, इस पे बताओ जरा कौन सा? फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन यही इसको खींच के ले जाएगा क्या? यही इकलौता फोर्स लगा इसमें, और तो कुछ लग नहीं रहा है। ऊपर नॉर्मल लग रहा है, नीचे यहां पे, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है इसका, क्योंकि यहां पे तो कोई फ्रिक्शन यही नहीं। बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पे कितना हो गया? इसको सिर्फ खींच के ले जाने वाला है कि फोर्स क्या हो गया? फ्रिक्शन। इस पे मान लो इसका A2 मान के, इस पे अगर ये कितना हो जाएगा? वैसे मोशन देखो, फ्रिक्शन गति को रोकता है, मोशन को कम करता है, लेकिन इसकी तो बेचारी बढ़ा रहा है। आ रही बात समझ में? क्योंकि इसको तो फ्रिक्शन ही ले जा रहा है ना पकड़ के खींच के, और तो दूसरा फोर्स है इसको खींचने के लिए, कुछ भी इस पे कोई फोर्स लगाया कौन? बिल्कुल भी नहीं। कौन सा फोर्स लग रहा है? इस पे होता छोटे वाले को उधर लग रहा, तो बड़े वाले पे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। आ रही बात समझ में? तो फ्रिक्शन तो यहाँ पे फ्रिक्शन इक्वल टू कितना न्यूटन है वैसा? ये 10 न्यूटन। तो 10 बराबर 10। अच्छा A2 यहाँ पर भी क्या हो गया? 1 मीटर/सेकंड। अब बात है यार, फिर तो इनका तो सांस ले मारा है, तो सांस में चलने चाहिए। आ रही बात समझ में? अभी साथ में तो चलेंगे, ऐसा नहीं कि साथ में चलेंगे, कुछ टाइम तक, उसके बाद क्या कर देंगे ये? अरे बात समझ में? ये उसके बाद क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, मतलब थोड़ा चलेगा, और उसके बाद 1 मीटर पर से इसका 1 हो गया ये, लेकिन सेपरेट होने के बाद फिर ये 1 स्मूथ करेंगे। अरे बात समझ में? यहाँ तक कैसे क्लियर है? अब आपको यही क्वेश्चन आपको करना है, बस यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो फ्रिक्शन दे दी है, जो अप्लाइड फोर्स है, इसको मैं बदल के कर रहा हूँ 25 न्यूटन। अब आप करेंगे क्वेश्चन, ठीक है कि क्या होगा ये? चलिए नोट कीजिएगा। अब बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पर आप ये 15 की जगह आप कितना कर दो? आप यहाँ पे 25 न्यूटन। आ रही बात समझ में? अच्छा 25 न्यूटन, सीधी सी बात है, वो भी क्या 10 न्यूटन से तो ज्यादा होगा। 10 न्यूटन से ज्यादा हो तो यहाँ पर भी कौन सी मोशन होगी? सेपरेटली होगी कि साथ में होगी? सेपरेटली। तो अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनेगा क्या? ऊपर वाले को बनाते हैं, ऊपर वाले बनाते हैं। यहाँ पे 15 की जगह क्या कर दो बताओ? 25। यहाँ 15 की जगह 25। 25 - 10 15। 15/5 3। आ रही बात समझ में? आसान है। अच्छा दूसरे की बात, दूसरे में तो बेचारे पे ले देंगे, एक ही फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो इसका तो क्या होगा?
मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. तो यार यहाँ पे पहले वाले का तो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा और दूसरे वाले का 1 मीटर। आसान है क्या? अब मैं कितना वोल्ट बढ़ा दूं? कर लोगे क्या? हाँ। इजी है। Yes. चलिए भैया बहुत बढ़िया, तो इसको नोट कीजिएगा।